नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कालिदास के जितने भी समकालीन कवि थे उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में। हम आज पढ़ने वाले हैं कालिदास से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं और कालिदास की विशेषताएं जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न भी लेंगे। जो प्रश्न हमेशा पीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी, चलो देखते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं कालिदास की रचनाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कालिदास जो है उनकी रीति जरूरी है ना, अगर नोट वैदर्भी रीति। अब बात करते हैं कि कालिदास की शैली क्या है। कालिदास की शैली रसमयी और ध्वन्यात्मक है। आप ये लिखोगे, ठीक है। यदि प्रश्न आता है कि कालिदास की नाट्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनमें आप लिखोगे अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अलावा जो है विक्रमोर्वशीयम, इसके अलावा जो है मालविकाग्नि मित्रम। ये तीनों प्रसिद्ध हैं उनके, और सबसे सर्वप्रमुख कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कालिदास की कृतियों में किस रस का वर्णन है। तो आप बताओगे कि कालिदास की कृतियों में जो है श्रृंगार रस का वर्णन है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें वियोग श्रृंगार रस का ही एक भेद होता है, वियोग श्रृंगार। तो वो मेघदूत में उन्होंने ये श्रृंगार रस के जो रूप हैं वियोग श्रृंगार को प्रधानता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कालिदास की रचनाओं में कौन सा छंद जो है प्रमुख है। तो कालिदास की रचनाएं हैं उनमें जो है छंद जो है आर्य छंद है, लेकिन कुछ जो है जैसे कि मेघदूत हो गया, ये रचना है, इसमें मंदाक्रांता छंद जो है इसकी प्रमुखता है। मंदाक्रांता छंद या और भी बहुत सारे जो छंद हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमने पिछले क्लास में एक बढ़िया वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो छंद के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मेघदूत किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है? अब ये मेघदूत एक क्या है? खंड काव्य या गीति काव्य। ठीक है, तो एक और प्रश्न ये उठता है कि कालिदास के द्वारा रचित गीति काव्य कौन सा है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? मेघदूत। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उपमा सम्राट की संज्ञा किस कवि को दी जाती है। संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदासस्य कथन किस कवि के लिए प्रयोग किया गया है? ये दो प्रश्न उठते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, उपमा सम्राट की संज्ञा कालिदास को दी गई है, और उपमा कालिदासस्य जो कथन है संस्कृत साहित्य में, ये कालिदास के लिए प्रयुक्त हुआ कथन है। ठीक है, ये दो प्रश्न के आंसर हमने बताए। अब आगे देखो, हम बात करेंगे कि उपमा कालिदासस्य के बारे में। तो हमने जान लिया कि कालिदास, इस कथन से हमें ये समझ में आता है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कालिदास के जो समकालीन कवि हैं, जैसे कि बहुत सारे कवि हैं जिनमें कि बाणभट्ट की रचनाएं, भवभूति, भास, ये जो हैं कवि, कुछ कवि, इनकी रचनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन रचनाओं को कितने सर्गों में या कह सकते हैं कि कितने अंकों में विभाजित किया गया है, उन रचनाओं के नायक नायिका कौन हैं, उन रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, और उन रचनाओं, ये जो रचनाएं हैं वो किस काव्य विधा के अंतर्गत आती हैं, ये सब हमने डिटेल में आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कालिदास की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कालिदास की रचनाओं में महाकाव्य के रूप में रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य, ये दो महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें बार बार प्रश्न, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जो है इनके खंड काव्य कौन कौन से हैं हम आपको बताएं। इनमें जो है मेघदूत खंड काव्य या गीति काव्य, और ऋतु संहार जो लघु काव्य है या खंड काव्य बोला जा सकता है, ये दो हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है उनके कुछ जो नाटक हैं उनके बारे में हमने आगे पढ़ लिया है। अब ये बात करते हैं कि ये रघुवंश जो महाकाव्य है, इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं क्वेश्चंस पेपर में। देखो, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि रघुवंश जो है रचना, उसका रघुवंश महाकाव्य है, उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, या रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य कौन सा है, क्या है। जब आधार ग्रंथ पूछेगा तो कौन सा पूछेगा। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य का आधार ग्रंथ क्या है,
ये भी पूछ सकता है। और रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य क्या है, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताओगे रामायण। ओके, आगे बढ़ेंगे। रघुवंश जो रचना है वो किस काव्य विधा के अंतर्गत आती है, तो आप बताओगे कि ये जो है रघुवंश क्या है, एक महाकाव्य है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। हमने आपसे आगे बढ़ने से पहले हमने 2 सवाल जो पिछली क्लास में पूछे थे उनके आंसर हम आपको बताते चलते हैं। हमने आपसे पूछा था कि रघुवंश और कुमार संभव जो शीर्षक है उस शीर्षक से कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उसमें हम आपको बता दें कि नाटक और इसके अलावा जो मैंने क्या बताया था, महाकाव्य। तो नाटक और महाकाव्य का जो ऑप्शंस या विकल्प जो था वही क्या था, सही था। देखो हम बताते हैं। आपको सबको पता है कि रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य जिसकी रचना कालिदास ने की है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है जीव न्याय तीर्थ नाम के एक कवि हैं, उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव इस नाम से नाटक की भी रचना की है। ठीक है, तो इस बात में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है और अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो प्रश्न यह आता है कि रघुवंश में कितने सर्ग हैं, या रघुवंश महाकाव्य का विभाजन कितने सर्गों में हुआ है। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, तो हम बताएंगे कि 19 सर्ग। ओके, अब पूछता है कि रघुवंश में कुल कितने श्लोक हैं, या रघुवंश महाकाव्य के श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप आंसर दोगे कि 1569 जो है वो कुल श्लोक हैं। ठीक है, उनकी संख्या है। ओके, अब हम बात करेंगे कि पूछा जाता है कि रघुवंश में कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न यह भी उठता है कि रघुवंश महाकाव्य की समाप्ति किस राजा के वर्णन से होती है, तो आप आंसर दोगे कि रघुवंश महाकाव्य जो है उसकी समाप्ति अग्निवर्ण नाम के राजा के वर्णन से तो आप ये देखिए कि हमने आपको बताया कि कालिदास से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी। अब आगे हम एक और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पे बात करेंगे, इसके लिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है।